Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start the new chapter that is motivating employees. This is chapter number 16 in Principles of Management. So, we will talk about motivation of employees. इससे पहले एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने बात की थी दैट हाउ वी कैन सेलेक्ट द एम्प्लॉयज। आपने जो वो एम्प्लॉयज की सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, फिर उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, फिर उनकी जो जॉब डिजाइन, जॉब स्पेसिफिकेशन और इन चीजों के ऊपर हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये वाला जो फैक्टर है मोटिवेशन, ये आफ्टर रिक्रूटमेंट जब आपके पास एम्प्लॉय आ गया है, आपका एम्प्लॉय है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो अब आपको उस एम्प्लॉय को एसेट बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल बनाना है, यूजफुल बनाना है, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा एफिशिएंट हो। इस चीज के लिए आपको वर्क करना है। सो इस वाली थ्योरी के ऊपर जो आप काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं मोटिवेशन। कि आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, मींस उनको बैक करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको एम्पावर करना है, ताकि वो मोटिवेट रहें और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा काम कर सके, ज्यादा प्रोडक्टिव हो। सो इसलिए मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज बहुत जरूरी एलिमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन मोटिवेशन। कि मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन इज बेसिकली द प्रोसेस by which a person's effort are energized, directed and sustained toward attaining a goal. यहाँ पे 3-4 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। That is, it is basically the process of person's efforts are energized। कि आपने किसी भी इंडिविजुअल की जो एफर्ट्स हैं उनको आपने एनर्जाइज्ड करना है, डायरेक्टेड करना है, मींस वो डायरेक्शनलेस ना हो, डायरेक्शनलेस ना हो, उसको आपने डायरेक्शन देनी है प्रॉपरली, उसको गाइड करना है, क्योंकि गाइडेंस से भी मोटिवेशन मिलती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सस्टेन, कि वो आपके साथ रुका रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्नओवर रेशियो कम हो, आपको एम्प्लॉयज कम छोड़ के जाएं। इस वजह से आपको उन एम्प्लॉयज को सस्टेन करना है, अपने साथ लंबे अरसे तक लेके चलना है, जिसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। और ये सारा किस लिए कर रहे होते हैं? टू अचीव द गोल। कि आप जो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो वो टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो वो अचीव कर सकें। सो मोटिवेशन भी इसलिए जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन पहला फैक्टर नहीं है। पहला फैक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आपने सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की थी, फिर आपने ट्रेनिंग की थी। वो वाले फैक्टर्स आप पहले कर लेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, आपने इनको ट्रेन कर लिया, फिर उसके बाद जो वो मोटिवेशन वाला फैक्टर आएगा कि अब आपने इनको मोटिवेट भी करना है। एम्प्लॉयज अभी अपने घर में है, आपने हायर नहीं किए, तो कैसे आप जो वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं? मोटिवेशन तभी होगी जब आप सिलेक्शन कर लेंगे, हायरिंग कर लेंगे, आपके पास आ गए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो गई है, आपके पास जॉब स्टार्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिजाइन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब मोटिवेशन जरूरी है। मिसाल दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सेल्स पर्सन हायर किया, उसकी जो वो आपने जॉब डिजाइन कर दी, उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन आपने बता दी, उसको हायर भी कर लिया। ये सारा करने के बाद आपके लिए उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल पहले महीने आपने उसको जो वो 100 यूनिट्स जो वो सेल करने के लिए कहा। क्या आपने जो वो 100 यूनिट्स जो वो सेल करनी, और उसने सेल कर दी। अब वो जो उसने टारगेट अचीव किया, जो गोल अचीव किया, अगर उसको आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, आपका एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, अगर आप उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे ऑन अचीविंग दैट गोल, तो फिर वो मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, सो आपको उसको फिर रिवॉर्ड भी करना पड़ता है। सो मोटिवेशन किन किन फैक्टर से होती है, इसके लिए डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। उन थ्योरीज की बात बेसिकली आज के लेक्चर में हम जो कर रहे होंगे। जो बेसिक अर्ली थ्योरीज हैं, ये आपने जो वो ये सारी थ्योरीज एक्सप्लोर भी करनी है, इनको पढ़ना भी है, रीड आउट भी करना है। ये आपके जो वो इंशाल्लाह काम आएंगे और नेक्स्ट आने वाले
क्विज़ेस के अंदर भी जो वो इनका रोल होगा। सो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर जो सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है दैट इज मैस्लोज नीड थ्योरी। मैस्लोज नीड थ्योरी इसको बोलते हैं, या फिर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड भी बोला जाता है। सो मैस्लोज, ये सारे रिसर्चर्स थे, ये मैस्लोज भी एक रिसर्चर था, इसी तरह से मैक जॉर्ज भी एक जो वो ये रिसर्चर था। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये भी एक रिसर्चर था। इसी तरह से मैक्लेलैंड भी एक जो वो रिसर्चर है। सो इन्होंने डिफरेंट जो वो थ्योरीज दी हैं कि कैसे जो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी मोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो उन फैक्टर्स की इन थ्योरीज के अंदर जो वो डिस्कशन की जाएगी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मैंने जैसे पहले बताया मैस्लोज एक रिसर्चर का नाम है। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इन्होंने जो वो प्रेजेंट की कि आपकी जो नीड्स हैं जिंदगी के अंदर, जो आपकी जरूरियात हैं, उनकी एक हायरार्की है। हायरार्की किसको बोलते हैं? प्रोसीजर को, स्टेप बाय स्टेप को। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की डिस्कस की कि सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट है, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, देन फ्रंट लाइन या फर्स्ट लाइन जो वो मैनेजमेंट है। इस तरह से ये एक हायरार्की डिफाइन की हमने। सो ऐसे ही नीड्स की भी एक हायरार्की है। वो नीड्स की हायरार्की क्या है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, वो कौन सी हायरार्की है। ये आपके सामने जो वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड की जो वो हायरार्की दी गई है। बेसिकली दिस इज हायरार्की। आपने जैसे वहां पे जो वो उस पिरामिड के अंदर पढ़ा था, टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, वो याद है ना चीजें? सो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कहां पे थी? सबसे नीचे वाले में। ऐसे ही है ना, यानी सबसे बेसिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसे ही इस पिरामिड के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि सबसे बेसिक जो नीड्स हैं वो यहां से स्टार्ट होंगी और सबसे जो लास्ट होंगी वो यहाँ पे टॉप पे होंगी। सो इस तरह से ये एक हायरार्की बनेगी। अब सबसे पहले की बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स। Physiological needs are basically the most basic necessities, the most basic needs, just like air, food, water and shelter. आपका जो जुल्फकार अली भुट्टो का नारा था ना, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। सबसे बेसिक जरूरियात जो आम आदमी को जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए हैं, वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं कि जिनके बगैर आपकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इनकी जरूरत आपको है ही है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, किसी की अर्निंग ज्यादा है या कम है, लेकिन इनकी जरूरत उसे रहेगी, ठीक है। हाँ, आगे जाके जो वो जैसे फॉर एग्जांपल आई नीड फॉर फूड, मैं रोटी भी खा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए तो मैं बर्गर खा सकता हूँ, मैं पिज्जा खा सकता हूँ, मैं पास्ता खा सकता हूँ। वो आगे फिर कैटेगरीज जो वो चेंज होती जाएंगी, वो नीड से वांट्स और वांट से डिजायर के अंदर बंदा शिफ्ट होता जाता है। लेकिन बेसिक नेसेसिटी फूड ही है, बेसिक नेसेसिटी जिसके बगैर आप जो वो शायद लिविंग पॉसिबल नहीं है। So, इस वजह से a person's need for food, drink, shelter and other physical needs, जिनके बगैर जो वो गुजारा मुमकिन नहीं है, और ये सबके लिए इक्वल है, ये सबकी जरूरी है, चाहे किसी की इनकम ज्यादा है या कम है। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबके साथ है, ठीक है। और बेसिकली ये वो नीड्स होती हैं जिनका ताल्लुक फिजिकल नीड्स के साथ होता है, यानी ह्यूमन के साथ जो वो ये कनेक्टेड हैं कि आपको एयर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, ठीक है, आपको क्लॉथ्स भी चाहिए। सो ये वो वाली चीजें हैं जो आपको जरूरत है जिनकी, और आप इनके बगैर जो वो सरवाइव नहीं कर सकते। सो इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन पर्सनैलिटी, जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। ये बने सेफ्टी नीड्स, यानी आफ्टर फुलफिलिंग दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स, any individual needs for safety,
अब ये सेफ्टी क्या है कि यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आप एक जो वो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो आपकी जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो गई हैं तो सेफ्टी भी आपकी एक नीड है। मैस्लोज ये कहते हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड ये कहती है कि आपकी किसी भी पर्सन की जो सिक्योरिटी है वो भी एक बुनियादी जरूरत है, वो भी एक इंसान की उसके साथ अटैच है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी जो है वो फिजिकल और इमोशंस के साथ है कि ऑब्वियसली आप कि कहीं पे भी रह रहे हैं, किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और नॉर्मली जब हम कहीं पे घर बनाते हैं तो हम इन चीजों को जो है वो बॉदर करते हैं कि हम जो वो सिक्योर हैं या नहीं है। चाहे किसी गली मोहल्ले के अंदर भी हम रह रहे हैं तो सिक्योरिटी एक कंसर्न होता है कि हम जो वो सिक्योर हैं या नहीं। So a person's need for security and protection from physical and emotional harm, के physically भी उन्हें कोई जो वो hurt ना करे, यानी उनको जो फिजिकल टॉर्चर है या जो फिजिकल पनिशमेंट्स हैं उनसे जो वो बच सके, और इसी तरह इमोशनल हार्म्स मींस के वो इमोशनली भी अपने आप को सिक्योर फील करे, ठीक है, इनका ताल्लुक आपकी फीलिंग्स के साथ होता है। सो इसको जो इमोशनल हार्म बोलते हैं। सो इमोशनली सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, इमोशनली जो वो बेचारे बड़ी जो वो अनसिक्योर फील कर रहे थे। सो यू शुड फील सेफ, आपको जो वो सेफ फील करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ नीड, इंसानी जरूरत है, ह्यूमन नीड है। सो सेफ्टी नीड इज बेसिकली सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड ह्यूमन इमोशंस एज वेल, ठीक है। सो इसको बोलते हैं जी सेफ्टी नीड्स। तीसरे नंबर पे जो आपके मैस्लोज ने जो नीड बताई, दैट इज सोशल नीड्स। ये इंसान जो है ना, ह्यूमन, एक इसको बोला जाता है सोशल एनिमल है, ये सोसाइटी के बगैर शायद रह नहीं सकता। ऐसे ही है ना, कहीं हमें जंगलों में अगर छोड़ के आ जाए तो हम ज्यादा देर शायद सर्वाइव ही ना कर सके, ठीक है। सो हमें जो है वो ये भी एक नीड है कि हम जो है वो सोसाइटी के बिना रह नहीं सकते। हम अफेक्शंस चाहते हैं, हम बिलोंगिंग्स चाहते हैं, हम जो वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं, हम फ्रेंडशिप्स चाहते हैं, और हम और भी बहुत कुछ चाहते हैं। मीन्स के हम एक दूसरे के साथ, हमारे जितनी भी रस्म रिवाज हैं, आप ये देखिएगा, दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सोशल नीड। हमारी शादी ब्याह देख लीजिएगा, हमारे जो वो जो फनरल जो एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी की सारी ये सोशल नीड बन चुकी है, ठीक है। सो आपकी जो अफेक्शंस हैं आपके हमसाये के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके जो वो सोसाइटी के अंदर जितने रहने वाले लोग हैं उनके साथ जो अफेक्शंस हैं, बिलोंगिंग्स हैं, मींस आपके जो ताल्लुक रिलेशनशिप्स हैं, देन इसी तरह से एक्सेप्टेंस, कि आपको सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। ये बड़ी एक बुनियादी जरूरत होती है। हम जब अब्रॉड किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं तो इसका बड़ी वहां पे फुकदान होता है कि आपकी, क्योंकि वो सोसाइटी के लोग नहीं होते तो आपको उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और उनके लिए आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से एक्सेप्टेंस भी एक जो वो बिलोंगिंग्स और इफेक्शंस के अंदर एक रुकावट बनती है। तो इस वजह से एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप्स एज वेल, कि आपके दोस्त होते। इवन आप ये जरा इमेजिन करें कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी और आपका यहाँ पे कोई दोस्त ना हो, ठीक है, तो लिटरली फिर आप शायद यूनिवर्सिटी ही नहीं आए, ठीक है। आप जो वो आपके लिए शायद आना पॉसिबल ही नहीं, फिर आप कहेंगे अच्छा ठीक है यार ऑनलाइन ही ले लेते हैं क्लास, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक नीड। ये सोसाइटी के लिए हम जहां पे जाते हैं, जहां पे जॉब करते हैं, जहां पे रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, बिलोंगिंग्स, अफेक्शंस, टर्म्स एंड रिलेशनशिप्स, ये सारा कुछ जो है वो आपकी सोशल नीड्स के अंदर आता है। क्योंकि बिकॉज के आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। इसको ह्यूमन को कहा जाता है सोशल एनिमल, कि ये सोसाइटी के बगैर रह नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। सिर्फ इसको खुराक दे दी जाए, यानी फूड दे दी जाए, और ये सोशल नीड्स उसकी फुलफिल नहीं ना की जाए, तो ये जो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता इंसान। तो
ये भी इसकी बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत है कि सोसाइटी हमारे लिए एक नीड बन जाती है। तीसरी आ जाती है एस्टीम नीड्स। ये लेवल वाइज आप देखिएगा, हम ऊपर जाते जा रहे हैं। लेवल वाइज जो है वो सबसे बेसिक हमने रोटी कपड़ा और मकान पूरा कर लिया, फिर सेफ्टी नीड सिक्योर हो गए, फिर उसके बाद सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप्स भी बन गए। फिर जब ये हो जाता है ना, तो फिर हम चाहते हैं कि हमारी मुआशरे के अंदर इज्जत भी हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हमें जो वो लोग रिस्पेक्ट दें। हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं तो दो चार लोग जो वो हमें मिलने वाले हों और आगे से जो वो सलाम करने वाले हों, या सिक्योरिटी गार्ड को आप जो वो आपको जो वो सल्यूट मार रहा हो। सो दैट इज व्हाट वी नीड बेसिकली, कि एस्टीम नीड, या आपको लोग चौधरी साहब कहें या गुजर साहब कहें या गुराया साहब कहें, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एस्टीम नीड्स, ठीक है। कि आप बेसिकली these are internal factors, कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, कि आपकी उनमें से जो वो जो रिप्रेजेंटेशन है या उनमें से जो नुमाया खुसूसियात हैं उसको बेसिकली बोलते हैं, कि आप उनमें से जो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनमें से आप नुमाया हैं, उसको बोलते हैं। एंड अचीवमेंट्स, एंड ये सिर्फ रेस के इस खाते के अंदर नहीं आता कि आप जो वो रेसिज्म के अंदर ही जो वो आपकी पहचान हो, आपकी अचीवमेंट्स के अंदर भी हो सकती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी सबसे ज्यादा आपने टारगेट्स अचीव किए हो, आप क्लास के अंदर हैं तो आपकी CGPA सबसे ज्यादा हो, ये चीज आप जो वो बॉदर कर रहे होते हैं। सो जिस वजह से ये आपके लिए एस्टीम नीड बन जाती है कि आपके जो internal factors हैं, just like self-respect, autonomy and achievements, and external factors such as status, recognition and attention, कि आपको लोग तवज्जो दें, आपको जो वो रिकॉग्नाइज करें, आपके स्टेटस को जो वो रिकॉग्नाइज करें। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल और एक्सटर्नली आप जो वो स्टीम चाह रहे होते हैं, रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं इसी सोसाइटी में से, इन्हीं अफेक्शंस में से, इन्हीं बिलोंगिंग्स में से जो इससे प्रीवियस नीड के अंदर हम बात कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं जी एस्टीम नीड्स। तो ये भी इंसान की जरूरत है। सो लेवल वाइज हम ऊपर जाते जा रहे हैं कि हमने बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी कर ली, सिक्योर होना भी एक जरूरत है, सोसाइटी के अंदर रहना भी हमारी एक जरूरत है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिकॉग्निशन है, जो आपकी ऑटोनॉमी है, वो बेसिकली आपको एस्टीम नीड्स की तरफ लेके जाती है। And last one is self-actualization. Self-actualization is basically need of a person to become what he or she is capable of becoming. कि जो वो बनना चाहता है या बनना चाहती है, ठीक है, जो उसका ड्रीम नीड बोल सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम MNA, तो ये उसका जो वो एक ड्रीम नीड है या उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। या एक स्टूडेंट है तो उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि आफ्टर गेटिंग BBA डिग्री आई एम गोइंग टू बिकम अ बैंकर फॉर एग्जांपल। सो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के व्हाट ही और शी वांट्स टू बिकम, और जो वो बन सकता है, जो बनना चाहता है, कैपेबल ऑफ बिकमिंग है, वो आपकी बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो, और ये इसी से निकलेगी, एस्टीम नीड से ही आगे जो वो अगली वाली स्टेज है कि आपकी वही जो रिकॉग्निशन है ना, सेल्फ रिकॉग्निशन, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ले जाती है कि आप अपने आप को जो इंटरनली फील करते हैं ना, आप एक्सटर्नली वैसा बन जाते हैं, ठीक है। आप जैसा अंदर से फील करते हैं वैसा आप बाहर से जो है बनना चाहते हैं और आप बन जाते हैं, ठीक है। सो इनको बोला जाता है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो दिस वाज बेसिकली मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जिसके अंदर सबसे बुनियादी जरूरत थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आपने जो वो इनको जो वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है और इनको जो वो समझने की कोशिश करनी है विद एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको समझाया। दूसरी एक थ्योरी थी जी जॉर्ज की, थ्योरी X और थ्योरी Y जिसको बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी X क्या है बेसिकली, ये नेक्स्ट अगली थ्योरी के ऊपर हम आ गए। मैस्लोज नीड थ्योरी वहीं तक थी, ये वो एक मोटिवेशन थ्योरी थी। इसी तरह से ये भी एक मोटिवेशन थ्योरी है
जिसको हम थ्योरी एक्स बोलते हैं। ये दोनों थ्योरीज जो वो दी थी जॉर्ज ने। सो ये थ्योरी एक्स क्या है? दिस इज बेसिकली द अजम्पशन दैट इंप्लाइज डिस्क लाइक द वर्क। आपकी, क्योंकि हमने ये स्टार्ट जब लिया था मोटिवेशन थ्योरीज का, तो हमने बेस ये बनाई थी कि सबसे पहले जो इससे पहले प्री रिक्विजिट था वो क्या था? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि आपकी सिलेक्शन, हायरिंग, ट्रेनिंग और देन ये वाले प्रोसीजर पूरे हो गए, अब मोटिवेशन की जरूरत है। सो ये मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी एक्स ये कहती है, इसकी अजम्पशन ये है कि एम्प्लॉयज डिसलाइक करते हैं अपने वर्क को और इसीलिए वो लेजी होते हैं। दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मस्ट बी कोर्स्ड टू परफॉर्म। कि वो उनको जो वो फोर्स करना पड़ता है कि वो परफॉर्म करें, अदरवाइज उनका दिल नहीं करता काम करने। एक थ्योरी ये है। लेकिन इसके वाइस वर्सा एक दूसरी थ्योरी इसी पर्सन ने दी है, दैट इज थ्योरी वाई। थ्योरी वाई इज बेसिकली द assumption that employees are creative. Employees creative होते हैं, they enjoy work, they seek responsibilities, वो responsibilities को seek करते हैं, on करते हैं, and can exercise self direction, वो खुद से भी डायरेक्शन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थ्योरीज हैं। थ्योरी एक्स कहती है कि एम्प्लॉयज आर लेजी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करते, वो उनको काम करवाना पड़ता है। जिस वजह से इस थ्योरी की बेस के ऊपर आप देखिएगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये इंप्लीमेंट होती है कि हमने सुपरवाइजर्स रखे होते हैं, हम उनके ऊपर मैनेजर्स रखे होते हैं उनसे काम लेने के लिए, कि वो डिसलाइक करते हैं वर्क को, वो काम नहीं करेंगे, हमने उनसे काम करवाना है। दे आर फोर्स्ड, दे आर कोर्स्ड टू परफॉर्म, उनको जो वो परफॉर्म करवाना पड़ता है, और ये ऐसा हो नहीं रहा होता। इसी तरह थ्योरी वाई इज बेसिकली द opposite theory. इससे टोटल जो वो ऑपोजिट है कि it is basically the assumption that employees are creative. और ऐसा भी है, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, थ्योरी वाई भी एग्जिस्ट करती है। ये भी थ्योरी अपनी जगह पे ठीक है कि एम्प्लॉयज क्रिएटिव होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी एम्प्लॉयज ही नहीं है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो विदाउट एम्प्लॉयज चल सकती है? ठीक है। तो इस वजह से एम्प्लॉयज आर एसेट कंसिडर किए जाते हैं कि एम्प्लॉयज एसेट हैं ऑर्गेनाइजेशन का, आपको जो है उनको बैक करना पड़ता है। वो क्रिएटिव है, दे एंजॉय वर्क, दे सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन। और आगे इफ वाली जो सिचुएशन है ना, वो कब करेंगे ये सारा कुछ, वो इसमें यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं कि जब आप उनको जो वो प्रॉपरली सैलरी देंगे, जब आप उनको बैक करेंगे, जब आप उनको जो वो रिवॉर्ड्स देंगे, जब आप उनको बोनसेस देंगे, जब आपको अलाउंसेस देंगे, जब उनका वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करेंगे, तो देन जो है वो दे विल परफॉर्म, दे विल बी क्रिएटिव, दे एंजॉय वर्क, ठीक है, दे सीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। एक और थ्योरी जो है वो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है। ये टू फैक्टर्स बेसिकली कौन से थे जिनकी वजह से इसको टू फैक्टर थ्योरी बोला जाता है? वन इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकंड वन इज मोटिवेटर्स। ये वाले दो फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। ये जो थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, ये क्या कहती है? The motivation theory that claims that intrinsic factors are related to the job satisfaction and motivation. इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं आपके इंटरनल, ठीक है, whereas extrinsic factors बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, are associated with the job dissatisfaction। ठीक है, अब ये इनको एक्सप्लेन मैं करता हूँ, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। इसमें दो फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया, वन इज हाइजीन फैक्टर्स और दूसरे हैं आपके मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स दैट eliminate job dissatisfaction but don't motivate। ये डिससेटिस्फैक्शन को जो वो एलिमिनेट करते हैं लेकिन मोटिवेट नहीं करते, ये वो वाले फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए आपकी सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी, रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर, वर्किंग कंडीशन, आपकी सैलरी, देन इसी तरह से रिलेशनशिप विद द पीयर्स, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट्स, स्टेटस, सिक्योरिटी। ये वाले फैक्टर्स अगर होंगे तो आपकी कम से कम डिससेटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगी।
लेकिन मोटिवेट कौन सी चीजें जो वो करेंगी, वो मोटिवेट फैक्टर्स ये वाले हैं, फैक्टर्स दैट इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, कि डिससेटिस्फैक्शन वाले फेज से निकाल दिया उन हाइजीन फैक्टर्स ने, मतलब वो बुनियादी जरूरतें पूरी कर दी हाइजीन फैक्टर्स ने। आपकी सैलरी आपको मिल गई है, मतलब आप डिससेटिस्फाइड सेटिस्फैक्शन से जो वो निकल है। लेकिन अब मोटिवेट कौन से फैक्टर्स करेंगे, वो आपको बताता हूँ कि वो सैलरी के साथ कौन सी ऐसी चीजें एडिशनल हैं, या वो सिक्योरिटी, या वो चीजें जो सुपरविजन या डायरेक्शन, वो जो हाइजीन फैक्टर्स के अंदर डिस्कस किए थे, उससे अगली स्टेज बेसिकली मोटिवेटर्स हैं, कि ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं, कि आप जो डिससेटिस्फेक्शन से निकल के सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं एंड मोटिवेट करते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अचीवमेंट्स, कि आपको टारगेट दिए गए हैं, आपको गोल सेट किए गए हैं, आपने वो अचीव किए, अचीवमेंट्स आपको मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी स्टूडेंट हैं, आपका एक सेमेस्टर क्लियर हो गया, उसके बाद आपको एक सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है, तो आप उसको अचीवमेंट कंसिडर कर रहे होते हैं। और इवन बिफोर गेटिंग ट्रांसक्रिप्ट, आपका जब लास्ट पेपर हो जाता है उस सेमेस्टर का, तो आप स्टेटस भी इवन अपलोड कर रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट यू अचीव वन गोल, कि आपने एक गोल जो है वो अचीव कर लिया, या इसी तरह से डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक अचीवमेंट का आप फैक्टर जो है वो फेस करते हैं। सो इस तरह से जो अचीवमेंट है ये मोटिवेट करती है, रिकग्निशन मोटिवेट करती है, कि आप में से किसी को अगर रिकॉग्नाइज किया जाए कि यार फॉर एग्जांपल जो उमर है ना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिकग्निशन, कि आपने रिकॉग्नाइज किया, किसी को हाईलाइट किया, आपने जो किसी को पहचाना है। या मेरे ऑफिस में अगर कोई बंदा आता है तो मैं उसको पहचानता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये हमारी जीआर है, या ये एक्स जीआर है, या ये सीआर है, या एक्स सीआर है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जब उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे उनको, तो ऑब्वियसली दे विल फील बेटर, वो जो है वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जो हो जाएंगे। इसी तरह से वर्क इटसेल्फ, आपका काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मोटिवेट होते हैं। अगर आपका काम आपको अच्छा लगता है, मीन्स आप उसके अंदर पैशनेट फील करते हैं, ठीक है, आपको जो है वो उसके अंदर बोरिंग जो वो फील नहीं होती, सो देन आप जो वो आपका वर्क भी जो है वो आपको मोटिवेट करता है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी ऑब्वियसली उतने इख्तियारात ज्यादा होंगे, ठीक है। इसी तरह से एडवांसमेंट, कि आपकी जॉब एडवांसमेंट मीन्स बिल्कुल भी जो प्रीवियस क्राइटेरियाज हैं या जो ओल्ड क्राइटेरियाज हैं उनके मुताबिक नहीं, आपकी जॉब एडवांस्ड है, या आप जो वो अपने आप को एडवांस्ड फील करते हैं, तो देन भी आप मोटिवेटेड होंगे। और अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, मीन्स आपकी प्रमोशन हो रही हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज कर रही है, आपको सैलरी के साथ बोनसेस अलाउंसेस मिल रहे हैं, आप पर्सनली ग्रो कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर और सैलरी के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, तो इट मीन्स you will feel better, आप जो वो satisfied feel करेंगे। So these are hygiene factors and these are motivators. Next, जो ये ट्रेडिशनल व्यू है, ये सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के बीच में जो वो काम करता है, जो आपके हर्ट्जबर्ग व्यू था, और इसी तरह से ये जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी की जो हमने बात की, ये मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स के साथ जो वो ऑब्वियसली इनको आप कंपेयर करते हैं। सो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन जो है वो मेन आपका एलिमेंट था इन सारी थ्योरीज के अंदर, कि आप डिससेटिस्फेक्शन से सेटिस्फेक्शन तक का सफर जो है वो कैसे करते हैं। जैसे थ्योरी एक्स थी तो वो डिससेटिस्फेक्शन थ्योरी थी, और थ्योरी वाई सेटिस्फेक्शन वाली थी। इसी तरह से इस ये जो अभी टू फैक्टर्स थ्योरी पड़ी है, हाइजीन फैक्टर्स आपके वो डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर से आपको निकालने के लिए काम आते हैं, और इसी तरह से जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो आपके सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स हैं। सो आप सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के मीनिंग में जो है वो इनको एनालाइज कर रहे थे। एक लास्ट जो वो और थ्योरी जो रह गई थी वो है मैक्लेलैंड, जिसको थ्री नीड्स थ्योरी बोलते हैं। इनको शॉर्टली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थ्री नीड्स कौन सी हैं? एक नीड ऑफ अचीवमेंट जिसको नैच बोलते हैं, नीड फॉर द अचीवमेंट, कि आप जो ये भी इंसान की जरूरत है कि आप जो वो अचीवमेंट के लिए आप, ये आपकी बुनियादी जरूरत है कि दिस इज बेसिकली द ड्राइव टू सक्सीड एंड एक्सेल इन रिलेशन टू सेट द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स,
कि आप जो वो कुछ अचीव करना ये आपकी बुनियादी जरूरतों में से एक है। देन इसी तरह से नीड फॉर पावर, ये बड़ी बुनियादी जरूरत है कि आपके पास पावर हो, नीड टू मेक अदर बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, जैसा आप चाहते हैं वैसा लोग आपके साथ बिहेव करें। सो दैट इज बेसिकली नीड फॉर द पावर। आपकी सोसाइटी के अंदर भी आप ये देख लें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ये जो वो चीज होती है। एंड द लास्ट वन इज नीड फॉर द एफिलिएशन। ये वही वाली एफिलिएशन है जो मैस्लोज ने भी अपनी थ्योरी के अंदर बात की थी कि आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप्स की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की, आपको जो वो बिलोंगिंग्स की, अफेक्शंस की, प्यार मोहब्बत की जो वो जरूरत होती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नीड फॉर द एफिलिएशन। सो दीज वर थ्योरीज। इन थ्योरीज का आगे कंपैरिजन दिया गया, उनको इंशाल्लाह जो वो फिर किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बुनियादी तौर पे ये 4 थीरीज डिस्कस की हैं। नंबर 1 है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, देन इसी तरह से थ्योरी एक्स, देन थ्योरी वाई, देन 2 फैक्टर्स थ्योरी और देन 3 नीड्स थ्योरी। So this was today's lecture. Thank you so much.